गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने एक्टिव पैसिव के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में पढ़ा था। मैंने बताया था कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस 2 टाइप्स में डिवाइडेड होते हैं, एक जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं और दूसरे जो WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं। हेल्पिंग वर्ब में हम लोगों ने डू, डज, डिड, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड यहाँ तक देख लिया था। एक सेक्शन उसका रह गया था, वो था मॉडल्स का। तो आज हम वहीं से स्टार्ट करते हैं ताकि आपके कॉन्सेप्ट पॉइंट टू पॉइंट डे बाय डे क्लियर होते जाएं। तो सबसे पहले हम उसी को ले लेते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू ही मैं समझा देती हूँ। स्ट्रक्चर आप लोगों को ध्यान है। पहले हम देख लेते हैं will she write a book? यस, कुछ चीज़ें मैंने पहले ही क्लियर कर दी थी कि सबसे पहले जो एक्टिव पैसिव में चेंज होते हैं वो टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं। उसके बाद जो चेंज होता है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के थ्रू चेंज होता है, जिसमें हमने हेल्पिंग वर्ब के थ्रू पढ़ना स्टार्ट किया था। अब यहाँ पर चेंज कुछ भी नहीं है, चेंज सिर्फ इसी का आ रहा है कि ये वर्ड ऐड हो रहा है। भाई पहले जो हम नॉर्मल सेंटेंसेस पढ़ रहे थे जिनको हम पॉजिटिव सेंटेंस कहते हैं, ये विल यहाँ आता था वहीं पर, अब ये विल आगे आ गया तो ये क्वेश्चन बन गया। तो अब जो इसमें चेंजेस होंगे वो टेंस के अकॉर्डिंग ही होंगे और टेंस के रूल्स में प्रॉपरली अच्छे से आपको समझा चुकी हूँ। तो अब तक कुछ बच्चों के तो आंसर यहाँ पर लिख भी दिए होंगे उन लोगों ने, मैं इसका आंसर बता देती हूँ। सबसे पहले हम एज इट इज विल ही रखेंगे, फिर हमारा जो ऑब्जेक्ट होगा वो आएगा विल अ बुक। अब जब हम जब हमने टेंस के अकॉर्डिंग पढ़ा था तो मॉडल होता है तो हम क्या लगाते हैं, बी। तो अब क्या आएगा, बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, शी का बन जाएगा हर। क्लियर? इसके कुछ एग्जाम्पल हम और देख लेते हैं। ये फर्स्ट एग्जाम्पल था। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, यस स्टूडेंट्स, एक चीज और देखने जैसी है, या सुन लीजिए, समझ लीजिए कि हमारे पास कंटिन्यू ये कॉल्स आ रहे हैं कि जो ब्लैक बोर्ड पे लिख रहे हैं वो दिखाई नहीं दे रहा है या कुछ और प्रॉब्लम्स आ रही है। तो जो भी चीजें हम यहाँ पर ब्लैक बोर्ड पे लिख रहे हैं वो ओरली बोल भी रहे हैं। अभी मैंने सेंटेंस बोलते बोलते ही लिखा है, तो आप अपने साथ अगर रजिस्टर और पेन लेके बैठे हैं तो वो चीज़ आप भी कर सकते हैं कि हमारे बोलते ही आप सेंटेंस लिख लें। और अगर आपको यहाँ पर क्लियर दिखाई दे रहा है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट्स गुड। लेकिन अगर कुछ कंडीशंस में नहीं दिखता है तो आप उस चीज़ को इशू ना करें। यस, नेक्स्ट है मे आई सी इट। क्या क्वेश्चन है, मे आई सी इट, मे इट बी सीन बाय मी। अब तक तो आप लोगों को ये पूरा क्लियर हो चुका होगा। हम लास्ट एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं ताकि ये हमारा यहीं पे फिनिश हो जाए और हम WH वर्ड वाला स्टार्ट करें। कुड शी राइट अ बुक? आंसर क्या बनेगा, कुड अ बुक बी रिटर्न बाय हर? क्लियर? तो यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब वाले जो भी थे
मैं एक बार स्क्रीन से बाहर आ जाती हूँ ताकि अगर आपको दिख भी रहा हो तो या तो आप इसको नोट डाउन कर लें या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो जो भी हमने अब तक हेल्पिंग वर्ब के पढ़े थे वो यहाँ पर फिनिश होते हैं, जिसमें हमने डू डज डिड पढ़ लिया, इज एम आर वॉज वर हैज हैव हैड पढ़ लिया और अब हमने मॉडल्स भी आज क्लियर कर लिए। यस, अब नेक्स्ट जो हमारा है वो है WH वर्ड से रिलेटेड। अब WH वर्ड में कौन कौन से ऐसे वर्ड हैं जिनके WH वर्ड या WH फैमिली, when, where, why और how। ठीक है, अब इनको बनाने का प्रोसेस भी सेम ही है। जैसे हमने इज एम आर को एज इट इज लिया था, वैसे जैसे हमने मॉडल्स का, हम इज एम आर को भी नहीं लेते, मॉडल्स को ले लेते हैं। मॉडल्स को जैसे हमने एज इट इज लिया था वैसे ही WH वर्ड एज इट इज आ जाएगा। उसके बाद उसका हेल्पिंग वर्ब लगेगा, फिर जो हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना रहे हैं वो आ जाएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म ऐड हो जाएगी। अब इसमें जैसे जैसे टेंस के अकॉर्डिंग जो जो चीज़ें दी होती हैं वो चीज़ें उसमें जाएंगी। तो अब मैं एक बार स्ट्रक्चर बता देती हूँ कि एक्टिव का स्ट्रक्चर, ये एक्टिव है, एक्टिव का स्ट्रक्चर होगा WH वर्ड्स प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब एंड देन क्वेश्चन मार्क। वहीं पर जब पैसिव का बनेगा तो पैसिव का क्या बनेगा, WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, वो जो हम एक्टिव के सेंटेंस से लेके आते हैं, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म रेस्ट ऑफ देन क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से ये हमारा स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर की तरफ ध्यान देने की जरूरत नहीं, अगर आप प्रॉपरली एग्जाम्पल्स को देख रहे हैं, एग्जाम्पल फॉलो कर रहे हैं तो आपको प्रैक्टिकली वो चीज करने से ज्यादा समझ में आ जाएगी। स्ट्रक्चर के थ्रू इतना मे बी क्लियर नहीं हो। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं इसका। एग्जाम्पल नंबर 1, when does he help me? क्लियर? अब क्या लिख रखा है यहाँ, डज। ये सारा जो रेस्ट ऑफ, इसको अगर हम इस पार्ट को हम निकाल देते हैं तो जो रेस्ट ऑफ सेंटेंस है ना वो टेंस के अकॉर्डिंग ही चेंज हो रहा है, राइट। अब यहाँ क्या दिया हमें, डज। डज मतलब कि जब हम पैसिव में चेंज करते हैं तो इज एम आर और इज एम आर यूज होगा, डिड होता तो वॉज वर यूज होता। तो वैन की जगह पर तो हम सबसे पहले वैन ही लगा देंगे, ठीक है। वैन, अब हमारा जो ऑब्जेक्ट आगे आने वाला है वो क्या है, मी। तो वैन एम आई हेल्प्ड बाय हिम। क्लियर? क्या लिखा है आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, व्हेन एम आई हेल्प्ड बाय हिम। अब उसी तरह से हम एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। Why did you write a letter? Why did you write a letter? अब मैंने पहले बताया था यहाँ पे डज था तो हमने यहाँ इज एम आर का यूज किया। अब यहाँ पे डिड है तो एज यूजुअल वॉज वर का यूज होगा। तो क्या होगा, वाई वॉज अ
लेटर रिटर्न बाय यू। तो ये आपने 2 एग्जाम्पल्स के थ्रू समझा कि क्या है। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम इसको और भी क्लियर करेंगे। आज हमने जो WH वाला वर्ड का फॉर्मेट पढ़ा है कि WH वर्ड हो तो किस तरह से हम टेंस के अकॉर्डिंग उसको चेंज करेंगे, इसको आप टू भी कंटिन्यू करेंगे हम इसको नेक्स्ट वीडियो में। तो 2 एग्जाम्पल्स आप नोट डाउन कर सकते हैं। मैं स्क्रीन से थोड़ी सी बाहर आ जाती हूँ ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। वैसे मैं हर सेंटेंस को बोल के बता रही हूँ, इसलिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से इसी टॉपिक के साथ दोबारा मिलेंगे। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैंने आपको लास्ट टाइम इसमें स्क्वायर रूट के बारे लास्ट पाइथागोरन ट्रिपलेट के बारे में समझाया था। इसमें स्क्वायर फॉर्म में मैंने बहुत सारी प्रॉपर्टी बताई थी। उसमें लास्ट पाइथागोरस ट्रिपलेट में मैंने आपको कंप्लीट करवाया था और विदाउट मल्टीप्लिकेशन से कैसे स्क्वायर फाइंड करते वो भी बताया था। अब नेक्स्ट हमारे टॉपिक है स्क्वायर रूट। पहले हमने स्क्वायर पढ़े थे, अब हम पढ़ेंगे स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट का मीन्स ये होता है कि जैसे आप कोई भी नंबर का स्क्वायर फाइंड करते हो, जिस नंबर का आप स्क्वायर फाइंड कर रहे हो वो क्या हो जाता है, उस स्क्वायर का स्क्वायर रूट हो जाता है। एज ए एग्जाम्पल लुक एट 16। अब 16 है, अब 16 किसका स्क्वायर है, 4। जैसे हम क्या कर रहे थे, पहले हमने क्या सीखा कि 4 का स्क्वायर, जैसे हमने कोई भी नंबर, जैसे नेचुरल नंबर हम ले रहे थे, उन सबका हम स्क्वायर फाइंड करते थे। कैसे फाइंड कर रहे थे, इसका हम 2 टाइम मल्टीप्लाई करते। 2 टाइम मीन्स इटसेल्फ, मतलब 2 टाइम 4 का ही 4 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, तब जाके हमारे क्या रहते हैं, आंसर 16 आते हैं। तो हम इसका स्क्वायर कर रहे थे। अब हम क्या पढ़ेंगे कि 16 कहाँ से है, मतलब कौन से नंबर से 16, मतलब किसका स्क्वायर है। तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट। मीन्स क्या कि 4 इसका क्या हो गया, स्क्वायर रूट। 16 स्क्वायर हो गया और ये इसका क्या हो गया, स्क्वायर रूट। तो इसको आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, इसको एक रिप्रेजेंट करने का भी एक सिंबल है। इसे आपको 16 दे रखा है, ठीक है, वी नोट इट वेरी वेल। 16 स्क्वायर ऑफ 4। तो क्या करना है आपको, जैसे आप स्क्वायर रूट फाइंड करते हो तो सबसे फर्स्ट आपको क्या करना है, स्क्वायर रूट का साइन यूज़ करना है। ये जो होता है इसको स्क्वायर रूट रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे किसी नंबर पर बाई चांस आपके ये वाला साइन अगर आ जाता है तो आप समझ जाना कि यहाँ पर आपको रूट फाइंड करना है। अब स्क्वायर रूट फाइंड करना है, 16 है तो आपको अभी डायरेक्टली पता लग रहा है कि 4, क्योंकि हम ये इजीली जो भी 10 तक है 20 तक ये आपको लर्न होने चाहिए कि डायरेक्ट पता होना चाहिए कि 4 का स्क्वायर 16 है और 16 का स्क्वायर रूट 4 है। तो ये स्क्वायर रूट है। अब इसमें आप स्क्वायर रूट, जैसे कोई बड़ी डिजिट हो तो उसका स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करेंगे, जैसे 3rd, जैसे ये स्क्वायर दे रखे हैं आपको, ठीक है, जैसे आपको दे रखा है 169। अब ये स्क्वायर है, अब ये पता करना है आपको ये किसका स्क्वायर है, ये किसका स्क्वायर है। अब ये आपको बाय चांस आपको लर्न नहीं है तो आपको क्या करना है, इसको कुछ मेथड दे रखे हैं आपकी बुक में, जिससे आप स्क्वायर रूट इसको आप फाइंड कर सकते हो। आपके इसमें 3 टाइप के मेथड है। फर्स्ट है आपके प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन का मीन्स क्या होता है, फैक्टर मेथड, मतलब फैक्टर की, जैसे आप कोई भी फैक्टर मेथड यूज़ करते हो, जैसे कोई भी नंबर ले लिया उसके फैक्टर, जैसे 2, 3, प्राइम, हमेशा प्राइम नंबर यूज़ करके आपको उसको फैक्टराइज मेथड यूज़ करना है, उससे भी हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे, ठीक है, क्लियर। सेकंड है आपके रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। सेकंड आपके है रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, मतलब इससे भी हम स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं, बट ये जो प्रोसेस होती है वो बहुत लेंदी होती है। क्या होती है, बहुत लेंदी होती है। मतलब इसमें क्या हम करते हैं, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन का मीन्स ये हो रहा है कि इसमें हमें कंटिन्यू ओड नंबर माइनस करने, जैसे 1 के बाद 3, 3, 5, 7, 9 सो ऑन, जितने भी ओड नंबर है उसको एक मिस नहीं करना आपको, कंटिन्यू उसको, मतलब जो भी डिजिट आएगी माइनस करने में उसमें नेक्स्ट ओड नंबर आपको माइनस करना है। तो ये होती सब्ट्रैक्शन रिपीटेड। प्राइम फैक्टर मैंने आपको बता दिया कि प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब मीन्स कि आपको लास्ट 7th क्लास में भी आपने ही पढ़ा होगा कि फैक्टर मेथड से कैसे स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं। फिर इसमें हम क्या करेंगे, 2 के पेयर बनाएंगे, बिकॉज रूट फाइंड कर रहे, स्क्वायर फाइंड कर रहे, तो हम क्या करेंगे, 2 के पेयर बनाएंगे, जैसे सिमिलर पेयर बनाएंगे, क्लियर। और थर्ड है आपके लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड का मीन्स ये थोड़ा न्यू है। लॉन्ग डिवीजन का मेथड, इससे भी हम स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं। इसमें क्या करते हैं, जैसे डबल पेयर करके उसको नीचे, जैसे हम डिवाइड करते हैं ना, माइनस करके उसके बाद हम डिजिट नीचे
ब्रिंग डाउन करते हैं, नीचे लेकर आते हैं, फिर उसको फिर से हम टेबल करते हैं। तो वैसे ही तीनों मेथड है स्क्वायर रूट फाइंड करने के। तो मैं आपको वन बाय वन रिपीट बताऊंगी। सबसे फर्स्ट हम पढ़ेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड देखना, सिंबल आप देख लेना, सिंबल आप लर्न कर लेना कि कैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट सिंबल है। कि कभी कभी आता नहीं कि स्क्वायर रूट फाइंड कर डाय ऐसे लिखा हुआ नहीं है, तो आपको डाय सिंबल से भी पता आइडेंटिफाई होनी चाहिए कि ये सिंबल किसका है, रूट का, किस रूट फाइंड करना है। इसको सिंपल में रूट भी बोल सकते हैं, जरूरी नहीं कि स्क्वायर रूट बोलो आप, रूट मीन्स स्क्वायर रूट। और क्यूब का भी एक सिंबल होता है, ठीक है, वो मैं नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। क्लियर? जिसे आपको फैक्टर मेथड यूज़ करना है। फर्स्ट है आपके फैक्टराइजेशन मेथड। ये फैक्टराइजेशन मेथड में क्या होगा, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दे दिया 25, ठीक है। अब 25 ये हमें पता है कि ये 5 का स्क्वायर है और इसका जो रूट होगा वो क्या होगा, 5 होगा। बट इसको जैसे हमें शो करना है कि फैक्टर मेथड से कैसे होगा, तो फैक्टर मेथड से क्या करेंगे, 25। क्लियर? 25 लिख दिया। अब हमें इसमें ओनली फॉर प्राइम नंबर ही यूज़ करें। वी यूज़ ओनली प्राइम फैक्टर, जिससे क्या हो जाएंगे, पैर बन जाएंगे आपके। अब इसे प्राइम फैक्टर यूज़ करने हैं। प्राइम फैक्टर क्या होते हैं, प्राइम फैक्टर विच इज़ डिवाइडेड बाय इटसेल्फ। मीन्स क्या है कि जो खुद के टेबल से ही डिवाइड होते हैं। एग्जाम्पल 2, 3, 5, 7, 11, 13 एक्सेट्रा। क्लियर? ये तो आपको पता ही है वैसे। अब देखना, सबसे फर्स्ट टेबल देखना है आपको। 2 के टेबल में नहीं आ रहा है, 3 के टेबल में नहीं आता है, 4 लेना नहीं है आपको, 5 डायरेक्ट 5 का टेबल देखना। और 5 प्राइम भी है। और 5 के टेबल में देखना 5, 10 अगेन 5 से टेबल करें तो 1। जब से लास्ट में आपके 1 नहीं आ जाता है तब तक आपको फैक्टर यूज़ करने हैं, ठीक है। और अगर 1 का मीन्स ये नहीं कि 1 या अगर आपने बीच में मिस्टेक कर दी तो फिर आपके लास्ट में 1 कैसे आएगा। तो इसको प्रॉपरली आपको डिवाइड करके देखना है और आंसर लाने हैं, ठीक है। तो अब देखना, अब यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है, बन गया पेयर एक। अब एक पेयर बन गया। अब इसका एक पेयर बन गया, इसका इन दोनों 5 में से आपको क्या करना है, एक ही 5 लेना है। ले लिया, इन दोनों में से आपको एक ही 5 लेना है, क्योंकि पेयर आगे और भी होगा तो एक एक पेयर और बनता जाए। मतलब आपको डबल में से 1 पेयर सेलेक्ट करना है, ठीक है। अब ये 5 आ गया, अब ये 5 आ गया इस 25 का। तो अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे, √25 हमेशा सिंबल में रिप्रेजेंट करना। तो 25 √25 और इसका आंसर आ गया 5। तो 5 इसका क्या हो गया, स्क्वायर रूट। तो ये कौन सा मेथड हो गया, फैक्टराइजेशन मेथड। कौन सा हो गया, फैक्टराइजेशन मेथड। अब सेकेंड है आपके रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। रिपीटेड सब्ट्रैक्शन में क्या होगा, ये नोट करते रहना, फिर इसके बेस पे आगे क्वेश्चन भी आएंगे, पर एक बार आप थोड़ा नोट करें। जैसे मैं बोर्ड पे जो भी लिखवा रही हूँ वो आपको नोट करना ही है, ठीक है। अब सेकेंड है आपके रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। क्लियर? रिपीटेड सब्ट्रैक्शन में क्या होगा, इसमें भी जैसे ये मैंने आपको बताया था कि इसमें थोड़ी लेंथी प्रोसेस होती है। जैसे फैक्टर में तो हम इजीली कर लेते हैं, पर ये क्या है थोड़ी लेंथी, मतलब इसमें माइनस करने पड़ते हैं। और अगर माइनस करना होता है, जैसे बाई चांस हम कभी कोई मिस हो जाता है ओड नंबर, तो फिर आंसर नहीं आते। तो ये एक बार देख लो कि ये बाई चांस कभी पर्टिकुलर क्वेश्चन में अगर पूछ ले कि आपको रिपीटेड सब्ट्रैक्शन ही यूज़ करना है, तो वो आपको आना चाहिए वहाँ पर। क्लियर? तो अब देखना, जैसे बाई चांस मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ 16, ठीक है, बड़ी डिजिट भी हो सकती है। अब ये 16 है, अब आपको इसमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है 16 का। ये तो स्क्वायर है 4 का, जैसे आपको पता है कि 4 का स्क्वायर 16 है, बट आपको रूट फाइंड करना है कि 4 कहाँ से आया, ठीक है। कोई बड़ी डिजिट होती तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये 4 है। तो अब देखना है आपको, मैंने आपको बोला था ओड नंबर यूज़ करने। सबसे फर्स्ट यहाँ स्टेप आपको यूज़ करनी, 1 2 3 लिखते लेना है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, फर्स्ट ओड नंबर माइनस करेंगे। क्या है, यूज़, यहाँ लिख देना बोलिए आप, यूज़ ओड नंबर ओनली, ठीक है, यूज़ ओड नंबर। जैसे स्टार्टिंग हमने क्या किया, 60 में -1 किया तो क्या आ गया 15,
क्लियर। अब सेकंड हमारे आ गया 15 है। अब 15 में से आपको नेक्स्ट ओड नंबर माइनस करना है। ओड नंबर माइनस करेंगे तो ये आपके आ गया 12। क्लियर। थर्ड स्टेप में हमने क्या किया 12। अब 12 हुआ ना, अब माइनस करने पे वो डिजिट उसमें से आपको माइनस करना है 12। नेक्स्ट आपके ओड नंबर क्या हो गया 5। क्लियर। 12 में से 5 माइनस करेंगे 7। अब आपके नेक्स्ट स्टेप क्या है 7। अब 7 में से आपके नेक्स्ट ऑड नंबर क्या है हमारे 7, और 7 में से 7 गए माइनस करेंगे तो 0। इसका मीन्स यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमारे लास्ट में स्टेप तब तक होनी चाहिए जब तक हमारे लास्ट में इसमें 0 नहीं आता। फैक्टर मेथड में तो 1 नहीं है, 1 आना चाहिए, और इसमें हमारा क्या आना चाहिए 0। अब इसमें आपको देखना ओड नंबर भी आपको कंटिन्यू ले लें। क्लियर। थोड़ा लेंदी भी है प्रोसेस, एंड माइनस करने में भी कभी प्रॉब्लम हो जाती है। तो इस टाइप से ये वाला मेथड तो बहुत रेयरली यूज़ करते हैं। अगर दे रखा हो क्वेश्चन में तो हम इसको फॉलो करते हैं, अदरवाइज़ तो आपको लॉन्ग डिवीज़न मेथड और प्राइम फैक्टर, और सबसे बेस्ट मेथड है आपके प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है। अब आपके थर्ड है, समझ में आ गया। अब इसको देखो, अब कंप्लीट नहीं हुआ है, 4 है, इसने लास्ट 0 हो गया। अभी कितने स्टेप है, स्टेप को काउंट करना है 1 2 3 4। ठीक है। स्टेप को काउंट कर दिया, 4 है। इसका मीन्स क्या हो गया, जितने स्टेप होगी उतना उसका रूट हो जाना। तो 4 क्या हो गया, उसका रूट आ गया। तो ये हो गया आपके रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड। क्लियर। अब जैसे आपके इसमें देखना थर्ड है आपके डिवीज़न मेथड। डिवीज़न मेथड, लॉन्ग डिवीज़न मेथड, इसको लॉन्ग डिवीज़न मेथड बोल सकते हैं। अब इसमें जैसे कोई एग्जांपल ले लिया आपने 196। ठीक है। अब इसका आपको स्क्वायर रूट फाइंड करना है। क्या करेंगे, या तो आप फैक्टर मेथड से, अगर डिवीज़न मेथड से करना हो तो क्या करेंगे 196। ठीक है। इस टाइप से आपको इसको लिखना है। अब इसमें देखना क्या करना है आपको, यहाँ से पेयर, लास्ट से पेयर यूज़ करने हैं। पेयर हमेशा इसमें 2 2 के बनेंगे। ये पीछे से स्टार्ट करना है, आगे से नहीं करना आपको। कहाँ से करना है, पीछे से। ये कर दिया। ठीक है। अब यहाँ से स्टार्ट करो। अब इसमें देखना सबसे फर्स्ट 1, इसे 1 ले लिया आपने। अब 1 को क्या करेंगे, इसमें सब्ट्रैक्शन करना है। तो डिवाइड में आपको पता है कि या तो हम इक्वल डिजिट लेंगे या फिर हम लेस देन लेंगे, बट ग्रेटर नहीं ले सकते। अब इसमें देखना फर्स्ट 1, अब 1 को 1 से करेंगे। यहाँ पर आपको साइड में देखना कि 1 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। ये यहाँ लिख दिया मैंने। क्लियर। अब यहाँ पर 1 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 1। अब सब्ट्रैक्ट करो 0। ठीक है। अब क्या हो जाएगा यहाँ पर 96। अब 96 को आपको एज इट इज करना है, नीचे लेकर आना है। ऐसे नहीं कि आप 9 को ले लो फिर 6 ले जाए, क्योंकि हमने पूरा पेयर बनाया है और 2 2 के पेयर तो एक साथ नीचे आएंगे। ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर 1 इंटू 1 किया, तो यहाँ पर आपको प्लस करना है। तो क्या हो गया 2, 1 और 1 2। अब यहाँ पर 96 है। ठीक है। अब आपको यहाँ पर ऐसा नंबर लेना है जिसके स्क्वायर, ऐसा नंबर लेना है कि यहाँ पर मल्टीप्लाई करने पर 96 आ जाए। अब देखना, स्टार्टिंग करो 1 से, आपको 1 ही लेना है। अब जैसे मैंने यहाँ पर 1 ली, ये 2 तो एज इट इज़ रहेगा। यहाँ पर अगर मैं 1 लेती हूँ तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने आएंगे 21। नो, हमें 96 चाहिए, फिर 96 से लेस देन चाहिए। आगे और भी कर सकते हैं ना। अब 21 है, अब ये 2 तो आएगा, अब 2 लो तो क्या हो जाएगा 44। ये भी नहीं होगा। आगे और देखो, जब तक 96 से लेस देन नहीं आता तब तक आप करते रहो। 2 तो ये तो एज इट इज़ रहेगा। अब 3 करके देखो, 3 को 3 से, जैसे हम 3 ले रहे तो नीचे भी 3 लेना है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है स्क्वायर हो रहा है। तो 3 को 3 से करेंगे तो 9, और ये हो जाएगा 69। और देखो 24। अब 24 देखो, यहाँ पर क्या हो जाएगा
16 और ये हो जाएगा 8 और 9। आगे आपके 96 या तो लेस देन होता है या फिर पहले आपको कंप्लीट करके देखना है कि पूरा आ तो नहीं रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो आपको लेस देन लेना है, ठीक है, फिर आगे वो स्टेप होगी। अब 96 है, इसका मीन्स 4 टाइम हो रहा है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 4 और यहाँ पर भी 4, ये कंप्लीट। अब यहाँ पर 96 है, अब यहाँ पर 0 0, यहाँ पर भी हम माइनस ही करेंगे। अब क्या हो जाएगा, इसको यहाँ तक भले आप इसको 8 कर देना, नहीं तो स्टॉप कर दो, ठीक है। तो ये आपके अब यहाँ पे लास्ट में 0, आगे कोई डिजिट भी नहीं है। अब ये 14 क्या हो गया, इसका रूट हो गया। तो अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे, 196 इक्वल, अभी इसका मीन क्या है 196 का रूट क्या हो गया 14। अब ये तीनों मैंने आपको मेथड बता दिए, आपको पर्टिकुलर क्वेश्चन में जैसे दे रखा होगा वैसे आपको सॉल्व करना है। अब मैं आपको नेक्स्ट क्लास में और भी आगे इसके अकॉर्डिंग डिवीजन मेथड और भी सिखाऊंगी, ठीक है, कोई बड़ी डिजिट का। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम पॉलिटिकल साइंस के अंदर फर्स्ट चैप्टर पढ़े थे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसमें हम लोगों ने पढ़ लिया व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स, बेसिक फीचर्स क्या होते हैं, उसके अलावा रिसेंटली कहाँ पर चेंजेस हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन कब बना है, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली थी। और लास्ट जो टॉपिक पढ़ा था हमने पढ़ा था प्रीरेम्बल, प्रस्तावना, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और जिस बेस पर हम पता लगा सकते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने मौलिक थॉट्स लिखे हुए हैं। ये सारी चीज़ें हमारी क्लियर हो गई थी। अब यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन के रिलेटेड आपको कुछ बेसिक फीचर्स दे रखे हैं, इसके अलावा और भी फीचर्स हैं, लेकिन हम लोगों ने क्लास 7th के अंदर मैंने आपको लास्ट टाइम में पहले पढ़ा दिया था कि कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ बेसिक फीचर्स हैं, जिसमें मैंने 14 फीचर्स आपको पढ़ाए थे। तो वही चीज़ वहाँ पर मैंने शॉर्ट में पढ़ाया, अभी हम यहाँ पर डिटेल में पढ़ेंगे थोड़ा सा। तो यहाँ फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट करना है आपने, सोवर्निन। सोवर्निन का मस्ट मीनिंग ये होता है संप्रभुता। क्या होता है, संप्रभुता। जिसको पता नहीं हो हिंदी मीनिंग लिख लेना आप लोग। दिस मीन्स दैट इंडिया इज एन इंडिपेंडेंट नेशन। क्या दे रखा है, इसका मतलब क्या होता है, भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र है एंड नॉट सब्जेक्टेड टू एनी एक्सटर्नल कंट्रोल इन एनी मैटर। यानी कि कोई दूसरा अपने ऊपर अगर पावर रखता है तो हमारा देश एक स्वतंत्र राष्ट्र नहीं होगा। जब हम आगे पढ़ेंगे तो मैं आप लोगों को बताऊंगी किसी राष्ट्र का निर्माण जैसे जैसे होता है, तो या कह सकते हैं किसी राष्ट्र का निर्माण होने के लिए 4 चीज़ें मस्ट चाहिए होती है। उसमें एक सबसे फर्स्ट पॉइंट कह सकते हैं सोवर्निटी, संप्रभुता होनी चाहिए। यानी कि अपने देश का पावर, यानी कि जो भी देश आप बनाने जा रहे हो वो क्या होना चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए, किसी और के कंट्रोल में नहीं होना चाहिए। अगर किसी और के कंट्रोल में होगा तो स्वतंत्र राष्ट्र हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पर फर्स्ट फीचर्स क्या दे रखा है, सोवर्निन। सेकंड दे रखा है सोशलिस्ट। सोशलिस्ट का मीन्स क्या होता है, समाजवादी। इट इम्प्लाइज दिस द कंट्रीज सोसाइटी इज फ्री फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयटेशन का मीन्स क्या होता है, किसी भी कैटेगरी का देश में शोषण नहीं होना चाहिए। एंड एनी इनइक्वलिटी इन इनकम इन सोशल स्टेटस विल नॉट बी अलाउड टू एग्जिस्ट। इसके अलावा एनी इनइक्वलिटी यानी कि किसी भी प्रकार की असमानता आर्थिक रूप से, इनकम का मतलब आय के बेस पर, और सोशल स्टेटस सामाजिक स्तर पर किसी प्रकार की कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये हमारे संविधान में लिखा हुआ ही नहीं है कि हम सामाजिक आधार पर, सामाजिक स्टेटस के आधार पर और आय के आधार पर, व्यक्ति की आय के आधार पर उसका भेदभाव किया जाए या फिर शोषण किया जाए। नेक्स्ट थर्ड आता है सेक्युलर। सेक्युलर का मीन्स क्या होता है, धर्मनिरपेक्ष। यानी कि ये बात आप सबको क्लियर है वैसे भी कि हमारे राष्ट्र का कोई पर्टिकुलर धर्म नहीं है। हमारे यहाँ पर सर्वधर्म संभाव की भावना है, यानी कि सभी धर्मों को समानता दे रखी है। साथ ही सभी लोग जिसकी जैसी इच्छा होती है वो अपने धर्म को फॉलो कर सकता है, अपने भगवान की पूजा कर सकते हैं। सेक्युलर इट मीन्स दैट द स्टेट शैल ट्रीट ऑल रिलीजन इक्वली। दे रखा है सभी धर्मों को समानता दी गई है। एंड दैट द स्टेट डज नॉट प्रमोट और इनकरेज एनी रिलीजन ऑफ इट्स ओन। क्या दे रखा है, इसके अलावा कोई भी राज्य या राष्ट्र किसी भी पर्टिकुलर धर्म को प्रमोट यानी कि उसको आगे बढ़ाने के लिए किसी भी प्रकार को लोगों को उत्साहित नहीं कर सकता है। ऑल सिटीजन हैव द फ्रीडम टू फॉलो प्रैक्टिस एंड प्रीच देयर रिलीजन। उसके अलावा क्या दे रखा है, सभी नागरिकों को फ्रीडम टू फॉलो प्रैक्टिस, अपने अपने धर्म को अपनाने का, और प्रीच का मतलब उपदेश देने का अधिकार दे रखा है। नेक्स्ट पॉइंट आता है अपने डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक का मीन्स रूल बाय द पीपल, प्रजातांत्रिक देश।
इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री वेयर द गवर्नमेंट इज चूजन बाय द सिटीजन थ्रू इलेक्शन। क्या दे रखा है, सिंपल सा वर्ड दे रखा है आपको, ऐसी सरकार जहां पर हम लोग नागरिक जो होते हैं अपनी सरकार को चुनते हैं, उसको हम क्या कहेंगे, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। और इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, ये बात अपने माइंड में पक्का करके रखना। कोई भी आपसे क्वेश्चन पूछता है कि इंडिया किस टाइप की कंट्री है, तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आएगा, न तो मोनार्की आएगा, न डिक्टेटरशिप आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, क्या आएगा, डेमोक्रेटिक कंट्री। नेक्स्ट दे रखा है रिपब्लिक। मैंने आपको बताया था, लेसन स्टार्ट किया था उस समय कि मैं आपको रिपब्लिक के बारे में थोड़ा अच्छे से बताऊंगी। अब यहाँ पे समझ लेना, इन इंडिया देयर इज नो हेरिडिटी रूलर। हेरिडिटी का मतलब क्या होता है, वंशानुगत। सबसे अच्छी बात कह सकते हैं, हमारे देश में शासन करने वाला जो मुख्य पदाधिकारी होता है राष्ट्रपति, कहने को तो पीएम, काम कौन करता है, पीएम, लेकिन पीएम तो क्या है, यहाँ पर काम करने वाला है, और शासन किसके नाम से चलता है, राष्ट्रपति के नाम से चलता है। और हमारे देश में राष्ट्रपति की जो पोस्ट है वो वंशानुगत नहीं होकर इलेक्शन के थ्रू अपॉइंट किया जाता है, यानी कि उनका भी इलेक्शन होता है। ये सबसे मेन पॉइंट आता है, हमारे देश को रिपब्लिक कंट्री कहा जाता है, तो उसका बेस यही है कि हमारे देश का जो राष्ट्रपति है वो वंशानुगत चयन नहीं होकर इलेक्शन के थ्रू चयन होता है। काम करते हैं पीएम, और नाम किसके, सरकार किसके नाम से चलती है, राष्ट्रपति के नाम से चलती है, और उसको प्रथम नागरिक कहा जाता है। देश का प्रथम नागरिक किसको कहा जाता है, प्रेसिडेंट को कहा जाता है। द हेड ऑफ स्टेट इज एन इलेक्टेड एंटाइटी हु होल्ड द पोस्ट ऑफ फिक्स्ड टर्म, ही इज कॉल्ड द प्रेसिडेंट। देखो दे रखा है यहाँ पर, ही हेड ऑफ द स्टेट इज एन इलेक्टेड एंटिटी हु होल्ड द पोस्ट ऑफ फिक्स्ड टर्म, यानी कि इनका जो समय होता है, प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर हो, अपने यहाँ पर इनका क्या होता है, फिक्स्ड टर्म होता है, यानी कि इनको 5 साल के लिए अपॉइंट किया जाता है, नियुक्त किया जाता है इलेक्शन के थ्रू, और उनको 5 साल के बाद अपनी पोस्ट छोड़नी पड़ती है। और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि अगर वो अच्छे से काम नहीं कर रहे होते हैं, प्रेसिडेंट हो या फिर प्राइम मिनिस्टर हो, तो उन्हें अपनी सरकार से हटना पड़ता है और उनकी जगह नए इलेक्शन हो जाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, ही कॉल्ड द प्रेसिडेंट। तो यहाँ पर रिपब्लिक जो कहा जाता है वो किस बेस पर कहा जाता है, प्रेसिडेंट के बेस पर। आपको इतना से ध्यान रखना है कि कुछ राज्य या कह सकते हैं कुछ कंट्रीज ऐसी है जहाँ पर ये जो पोस्ट चलती है, प्रेसिडेंट की पोस्ट, वो क्या चलती है, वंशानुगत चलती है, हेरिडिटी से चलती है, और अपने यहाँ पर जो होता है वो किसके थ्रू होता है, इलेक्शन के थ्रू। अब बात ये आती है, कुछ बच्चों के माइंड में आ रहा हो कि प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है उसमें हम तो पार्टिसिपेट करते ही नहीं है। हाँ, सिंपल सी बात है, हम लोग आम लोग जो होते हैं वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, लेकिन हमारे द्वारा चुने गए जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जो एमएलए होते हैं, एमपीज होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, इनका जो प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। हम जो भी आगे इलेक्शंस का चैप्टर पढ़ेंगे उसमें आपको और बताऊंगी कौन कौन से स्टेट का कितना कितना % जाता है, कौन कौन लोग पार्टिसिपेट करते हैं, ये हम वहाँ पे क्लियर करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है जस्टिस। जस्टिस का मीन्स होता है न्याय। एवरी सिटीजन इक्वल बिफोर द लॉ। क्या दे रखा है, कानून के सामने सभी नागरिक क्या है, समान है। द लॉ डज नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड, जेंडर, रिलीजन, इट इज। क्या दे रखा है, लॉ डज नॉट डिस्क्रिमिनेट। डिस्क्रिमिनेट का मतलब भेदभाव नहीं करता है, किस बेस पर, कास्ट के बेस पर, क्रीड के बेस पर। क्रीड का मतलब यहाँ पर पंथ होता है, जेंडर और रिलीजन, यानी कि बात इतनी है कुल मिला के कि किसी भी बेस पर हमारे देश में लोगों के साथ भेदभाव नहीं किया जाता है। नेक्स्ट आता है लिबर्टी एंड इक्वलिटी। लिबर्टी का मीन्स होता है स्वतंत्रता, और इक्वलिटी का मीन्स होता है समानता। स्वतंत्रता और समानता। पीपल हैव द फ्रीडम टू एक्सप्रेस देयर व्यूज एंड सिटीजन हैव इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू प्रोग्रेस इकोनॉमिकली। दे रखा है यहाँ पर सभी लोगों को अपने विचारों को व्यक्त करने का अधिकार दे रखा है, यानी कि हमको बोलने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। हम जहाँ पर चाहे जैसा चाहे हम बोल सकते हैं, और ये आपके राइट टू फ्रीडम जो राइट्स दे रखा है हमको, उसमें भी आपके बता रखा है। एंड सिटीजन है इक्वल अपॉर्चुनिटी। क्या दे रखा है, सभी को समान अवसर दिया जाता है इकोनॉमिकली बेस पर, कि जो जितना आगे बढ़ना चाहे बढ़ सकता है। एक आपके और पॉइंट आएगा इसमें, समान काम के लिए समान वेतन भी आएगा, चाहे महिला हो या पुरुष हो, अगर वो एक जैसा काम कर रहे हैं तो उनको इनकम भी एक जैसी मिलनी चाहिए। लास्ट आता है इसमें फ्रेटर्निटी। इसका मतलब होता है भ्रातृत्व। आपको सिंपल समझना है तो इसको भाईचारा या बंधुत्व भी कह सकते हैं। इट मीन्स अ सेंस ऑफ ब्रदरहुड। दे रखा है भाईचारे की भावना अमंग इंडियंस। सभी भारतीयों में भाईचारे की भावना होनी चाहिए। इट गिव्स यूनिटी एंड स्ट्रेंथ द नेशन। ये किसके लिए काम आता है, यूनिटी, एकता, और हमारी जो अखंडता की पावर है, जो शक्ति है, स्ट्रेंथ है, उसको बढ़ाने के काम आता है। तो ये आपके सिंपल पॉइंट थे। अब देखो एक्स्ट्रा बिट में यहाँ पर कुछ काम का दे रखा है आपके। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द वर्ल्ड बिगेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन व्हेन ब्रॉट इनटू इफेक्ट इट हेड
395 पार्टिकल्स इन 22 पार्ट इन 8 शेड्यूल। ये जो दे रखा है, जब हमारा संविधान बना था उस समय हमारे संविधान में 395 पार्टिकल्स, 22 पार्ट्स और 8 शेड्यूल थे। लेकिन उसमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या अमेंडमेंट, हम संशोधन कर सकते हैं। तो अब देखो 2012 द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है 25 पार्ट्स। पहले कितने थे 22, अब कितने हो गए 25 पार्ट्स, 450 आर्टिकल्स, 395 से 450 आर्टिकल्स, और शेड्यूल थी 8, अब हो गई 12 शेड्यूल। यानी कि ये रिसेंटली दे रखा है, अभी अभी इसमें चेंजेस हुए हैं। तो आपको न्यू भी लर्न करना है और ओल्ड भी लर्न करना है, दोनों लर्न करना है। अब इसके कुछ जो ऊपर पड़े वो भी उसके फीचर्स ही थे। अब इसके साइलेंट फीचर्स जो आते हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि बड़ा टॉपिक है, अभी होगा नहीं और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। इनको मैं और अच्छे से क्लियर करूँगी ताकि नेक्स्ट लेसन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। पार्ट 2 कंटिन्यू करेंगे, वही लेसन सेकंड का चलेगा। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में मैंने बताया था और माइक्रो बायोलॉजी, दोनों की डेफिनेशन आप आई होप आपने नोट्स में मेंशन की हो, लिख दी होगी। अब आगे लेते हैं ये एक्टिविटीज़। यहाँ तक मैंने रीड किया था, ये दो चीज़ें कुछ है वो भी आपको समझनी ज़रूरी है, मैं रीड कर लेती हूँ। यू विल लर्न अबाउट माइक्रोब्स, बेनिफिशियल एंड हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अबाउट नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड फूड प्रिजर्वेशन। यहाँ पे दे रखा है कि आप इस लेसन में क्या पढ़ोगे, तो वो है माइक्रोब्स के बारे में पढ़ोगे। कुछ होते हैं बेनिफिशियल यानी हमारे फायदे के, एंड कुछ होते हैं हमारे हार्मफुल यानी जो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। दोनों के बारे में हमें स्टडी करनी है। उसमें से एक वर्ड है नाइट्रोजन फिक्सेशन। हाँ, फर्स्ट लेसन में मैंने नाइट्रोजन फिक्सेशन बहुत अच्छे से आपको बताया था। एक पैराग्राफ था, छोटा सा टॉपिक था, एक साथ में डायग्राम बना हुआ था। अगर आपको याद हो रूट नोड्यूल्स का, मैंने बताया था कि पल्सेज या लेग्यूमिनस प्लांट की फैमिली में रूट्स होती है जिनके बीच में नोड्यूल्स बनती है, जिनको बोला जाता है रूट नोड्यूल। और वो जो रूट नोड्यूल बनती है वो क्यों बनती है, तो वो नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए बनती है। तो वहाँ पे बताया था कि एक बैक्टीरिया होता है जो सॉइल वाली नाइट्रोजन को कन्वर्ट करके, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट करके वो प्लांट को प्रोवाइड करवाता है। तो वो वहाँ कौन आया, बैक्टीरिया आया, जिसने प्लांट को क्या किया, फ़ायदा पहुँचाया। तो सारे बैक्टीरिया हमारे लिए हार्मफुल नहीं होते, उसने वहाँ पे क्या करवाया, बेनिफिट प्रोवाइड करवाया। एंड फूड प्रिजर्वेशन, कुछ बैक्टीरियाज ऐसे भी होते हैं जो फूड प्रिजर्वेशन यानी फूड को प्रिजर्व करने में काम आते हैं। उसके बाद है यहाँ पे लिखा है एलिमेंट्री नॉलेज अबाउट बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस एंड वेरियस पैथोजन। यहाँ पे ये चीज़ें यूज़ करोगे आप, यहाँ पे कुछ स्किल है यू विल यूज़, मतलब इस लेसन में क्या क्या आने वाला है। तो बैक्टीरिया पता है आपको, छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं। फंजाई जिसको बोलते हैं फफूंद, कवक, जो आपने देखा होगा अभी जैसे रेनी सीजन चल रहा है तो आपके घर में कभी कभी देखा होगा। पिकल जो होता है, पिकल अचार, उसके ऊपर वाइट कलर की फफूंद आ जाती है अगर आप उसको ओपनली रखते हो, उसको सही से कवर नहीं करते हो, उसमें एयर और मॉइस्चर दोनों कांटेक्ट में आती है तो वहाँ पर वाइट कलर की ग्रोथ हो जाती है। जैसे आपने देखा होगा 2 दिन पुरानी ब्रेड होती है या चपाती होती है, उसके ऊपर भी एक वाइट कलर का पाउडरी सब्सटेंस हो जाता है। फिर आपके घर में आपकी मम्मा बोलते हैं कि इस चपाती को नहीं खाना, ये ख़राब हो गई है। तो वो जो वहाँ पे ग्रो करता है वो होता है हमारा फंजाई। उसके बाद वायरस, तो पता ही है वायरस ने कितना धूम मचाया, आप सबको पता है ना। तो वायरस तो नाम लेते ही आजकल डर लगने लग जाता है। वायरस जो कि डिजीज़ फैलाता है हमारे बॉडी में। वेरियस पैथोजन्स, पैथोजन्स यानी पैथोजन का मीनिंग है रोग कारक, डिजीज़ को फैलाने वाला। इसके आगे लिखो आप पेंसिल से, डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। पैथोजन को क्या बोलते हैं, एरो करके लिखो यहाँ पे, डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। पैथोजन क्या होते हैं, डिजीज़ को फैलाने वाले ऑर्गेनिज्म को क्या बोला जाता है, पैथोजन। तो ये सारे एलिमेंट्री यानी साइंटिफिक वर्ड है जो आपके इस लेसन में बार बार आते जाएंगे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्ले बोथ यूजफुल एंड हार्मफुल रोल इन अवर लाइव्स। दे हैव रोल इन द प्रिपरेशन ऑफ कर्ड। अब कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे बेनिफिट के होते हैं यानी फायदे के होते हैं। कैसे होते हैं, यहाँ पे लिखा है दे हैव रोल इन प्रिपरेशन ऑफ कर्ड। कर्ड यानी दही, दही जो आप खाते हो उसमें क्या होते हैं, लॉट्स ऑफ बैक्टीरिया होते हैं। लैक्टोबैसिलस नाम का बैक्टीरिया होता है जो दही में होता है, लैक्टोबैसिलस, जिसको हम खाते हैं और वो हमारी बॉडी के लिए अच्छा होता है। ब्रेड, केक एंड एल्कोहल, एल्कोहल में यीस्ट होता है, यीस्ट वो भी है यूनिसेल्यूलर। तो ये सब क्या है, हमारे बेनिफिशियल है, यानी ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो हमारी बॉडी के लिए अच्छे होते हैं।
दे हैव रोल इन क्लीनिंग एनवायरनमेंट एंड प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन इन इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी एट्सेट्रा। मतलब ये कि कुछ बैक्टीरिया या कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हमारी मेडिसिन यानी दवाइयाँ भी बनती है और हमारी सॉइल की फर्टिलिटी यानी मिट्टी का उपजाऊपन भी इससे बढ़ जाता है। यहाँ पे एक एक्टिविटी दे रखी है कि आपको पता करना है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ कहाँ है, तो उसको लिए कुछ एक्टिविटी करो। ऑब्जर्वेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है या नहीं। तो इन वाटर, सबसे पहले किसी पॉन्ड का वाटर कलेक्ट करो, ऐसी जगह का वाटर कलेक्ट करो जहाँ पे पानी स्टेगनेंट रहता है। स्टेगनेंट का मतलब है स्टेबल, फ्लो नहीं करता। जैसे रिवर का पानी क्या करता है, कंटिन्यू फ्लो करता जाता है। आपको स्टेगनेंट वाटर लेना है, जैसे यहाँ लिखा है कलेक्ट वाटर फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज लाइक ड्रेन, वेल, कैनाल, लेक, पॉन्ड, रिवर, क्लीन ग्लास टेस्ट ट्यूब। मतलब ये कि उसने सारे सैंपल ले लिए, ड्रेन, वेल, कैनाल, लेक, पॉन्ड एंड रिवर, सब अलग अलग पानी है, सबके सैंपल ले लिए। किस में लिए, टेस्ट ट्यूब में। अलाउ दिस सैंपल टू सेटल डाउन, ऑब्जर्व फर्स्ट एंड नेकेड आई एंड देन विथ अ मैग्नीफाइंग ग्लास पुट अ ड्रॉप ऑफ वाटर from each sample one by one on a glass slide and observe it under a microscope. What do you observe? मैं बताती हूँ क्या बोल रहा है ये। ऑब्जर्व फर्स्ट एंड नेकेड आई मतलब ये कि सारे सैंपल ले लिए। सपोज करो 6 टेस्ट ट्यूब ले ली, 5 टेस्ट ट्यूब ले ली, 5 टेस्ट ट्यूब में अलग अलग वाटर के सैंपल डाल दिए, अलग अलग वाटर के सैंपल डाल दिए। अब उस वाटर की एक एक ड्रॉप एक एक स्लाइड पे लो, 1 by 1। एक स्लाइड पे सबसे पहले पॉन्ड वाटर ले लिया, फिर आप रिवर का ले लो, फिर आप लेक का ले लो, और उसको आप कोशिश करो कि आप ऐसे नेक्ड आइज से देखो, आपको अंदर कुछ दिखाई देगा। अगर नहीं दिखाई देता है तो आप उसी स्लाइड को, उसी वाटर सैंपल को आप माइक्रोस्कोप में देखो, फिर आपको दिखाई देगा कि अंदर बहुत से ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो अंदर मूव कर रहे हैं। वो होते हैं यूनिसेल्यूलर, यानी एक सेल से बने होते हैं बहुत से ऑर्गेनिज्म जो हमको दिखाई नहीं देते, मतलब बिना माइक्रोस्कोप के हम उनको नहीं देख सकते। तो आपको ये, आप जब ग्लास स्लाइड पे रखोगे सैंपल और आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि क्या क्या चीज़ें दिख रही हैं। ऑब्जर्व, आप क्या ऑब्जर्व करोगे, है ना। इस चीज़ को लेते हैं अब यहाँ पे। यू विल ऑब्जर्व दैट मैनी स्मॉल ऑर्गेनिज्म आर प्रेजेंट इन वाटर अंडर अ माइक्रोस्कोप। जब आप माइक्रोस्कोप में देखोगे तो आपको लगेगा बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें मूव कर रहे हैं। किसमें, वाटर के सैंपल में। This organism could not be seen when observed through the naked eye. Write the number and type of organism observed in different sources of water. मतलब ये कि ऑब्जर्व करो और देखो, ये एक्टिविटी आपको माइक्रोस्कोप में करोगे तो आपको इजीली समझ में आएगी। तो कंक्लूजन ये निकलता है इस एक्टिविटी से, यू विल सी मैनी स्मॉल ऑर्गेनिज्म, दिस ऑर्गेनिज्म कुड नॉट बी सीन विद द नेक्ड आई। इस एक्टिविटी से आपको ये समझ में आएगा कि अलग अलग वाटर सैंपल में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं या मूव करते हैं जो हम अपनी नेक्ड आइज से नहीं देख सकते। इसीलिए हमने उसको क्या नाम दिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो यानी स्मॉल ऑर्गेनिज्म। एक्टिविटी 2 लेते हैं। थ्रूली मॉइस्टन प्लेस पीस ऑफ ब्रेड विथ वाटर, कीप द ब्रेड इन एयर फॉर अ डे or 2, then keep it the twice piece of bread for 3-4 more days in a warm place. That what happen after 4 to 5 days? ये बता रहा है कि एक ब्रेड को पीस को लो। मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि एक ब्रेड के पीस को अगर आप खुले में रखते हो, मतलब ऐसे ओपनली पेट्री डिश में या ओपनली प्लेट में रख देते हो, अगर उसके ऊपर वाटर है, वाटर अमाउंट या ह्यूमिडिटी है, और साथ में उसके ऊपर एयर लग गई है, तो तुरंत उसके ऊपर फंजाई ग्रो करेगी और वो ब्रेड हमारे खाने जैसी नहीं बचेगी। हम बोलते हैं कि ये ब्रेड ख़राब हो चुकी है। तो ये वही बोल रहा है कि आप क्या ऐसा ऑब्जर्व करोगे, यू विल फाइंड दैट द ब्रेड गेट्स कवर्ड विथ ग्रेइश वाइट पैचेज। ग्रेइश वाइट पैचेज, आपको पता चलेगा कि उस ब्रेड पे ये चीज़ आ गई है। पैचेज यानी धब्बे बन गए ग्रे और वाइट कलर के। Examine these patches under a microscope. You will see tiny black rounded structure growing on thin long stalk from the bread. मतलब ये कि आप उस पाउडर को, आप इस चीज़ को, ग्रेइश वाइट पैचेस को नीडल की हेल्प से लो, स्लाइड पे रखो और उसको माइक्रोस्कोप में देखो। आपको दिखाई देगा कि एक स्टॉक बना हुआ है, जैसे ब्रांचेस होती है ना प्लांट में, ट्री में, उस ब्रांच के ऊपर एक कॉनिडियोफोर होगा और कॉनिडियोफोर के अंदर छोटे छोटे कॉनिडिया और उसके अंदर स्पोर्स होंगे। अभी आपको मेरी वर्ड समझ में नहीं आ रही हो सकता है कि आपको लगे कॉनिडिया क्या होता है, पहली बार सुना है, तो मैं उसको आगे की क्लास में डायग्राम के साथ एक्सप्लेन करूँगी क्योंकि वो इस लेसन में आ रहा है, नेक्स्ट पेज पे या नेक्स्ट 3rd पेज पे, तब मैं बताऊंगी। लेकिन ये बोल रहा है कि लॉन्ग स्टॉक फ्रॉम द ब्रेड, मतलब ये कि आपको दिखाई देगा कि एक थिन फिलामेंट है,
उसके ऊपर कुछ दाने जैसा स्पोर्स लगे हुए, स्पोर्स यानी बीजाणु, वो चीज़ लगी हुई है जो ब्रेड के ऊपर ग्रो कर चुकी है, तो उसको बोलते हैं हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। वो क्या है? फंगस। फंगस जो है वो सिंगुलर है, फंजाई कैटेगरी है। एक्टिविटी 3, अब ये क्या बोल रहा है, इस एक्टिविटी को मैं आपको शॉर्ट में बता दूं, आप इसको रीड कर लेना। ये बोल रहा है कि एक सॉइल लो, गार्डन की किसी सॉइल का सैंपल ले लो, प्रिपेयर एन अगार प्लेट बाय पोरिंग अ हॉट सॉल्यूशन ऑफ द केमिकल अगार अगार। अगार अगार क्या है? एक जेली होता है, एक सब्सटेंस होता है जो न्यूट्रिएंट्स मीडियम बनता है। यानी कि आप इमेजिन करो एक लेबोरेटरीज में एक छोटे से प्लांट को उगाया जा रहा है। टिश्यू कल्चर अगर आपने सुना हो, टिश्यू कल्चर का मीनिंग होता है एक टेस्ट ट्यूब में किसी प्लांट को या किसी ऑर्गेनिज्म को ग्रो करवाना, उसको बोलते हैं टिश्यू कल्चर। तो टिश्यू को टेस्ट ट्यूब में उगाने के लिए नीचे जो मटेरियल रखा जाता है, जैसे एक प्लांट को उगाने के लिए नीचे क्या रखना पड़ता है? सॉइल। उसी तरह से टिश्यू कल्चर के लिए नीचे कुछ मीडियम तो होना चाहिए, बेस, जहाँ से वो न्यूट्रिएंट्स को खींचे, एब्जॉर्ब करे। तो वहाँ पर जो चीज़ लेते हैं वो होती है हमारी अगार अगार, जेलिडियम ग्रेसिलेरिया। जेलिडियम ग्रेसिलेरिया नाम की एल्गी, एल्गी यानी ग्रीन कलर की जो काई होती है, शैवाल, उससे बनता है ये अगार अगार। ऑन अ पेट्री डिश लेट इट कूल, एज इट कूल्स द अगार सॉल्यूशन थिकन्स एंड सॉलिडिफाइज। मतलब ये कि उसको कूल करो, कूल होने दो। अगार सॉल्यूशन जैसे ही मोटा हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है, सॉलिडिफाइज यानी सॉलिड बन जाता है। स्प्रेड सम गार्डन सॉइल ऑन दिस प्लेट एंड लीव द प्लेट इन अ वार्म प्लेस फॉर 2-3 days। यू विल सी सम पैचेस डेवलपिंग ऑन द अगार। आप उसको सॉइल में डाल दो, आपको लगेगा कि इस अगार अगार पे कुछ पैचेस उग गए हैं, डेवलपिंग ऑन द अगार सम पैचेस। नाउ पिक अ स्मॉल पीस ऑफ दिस पैच एंड ऑब्जर्व इट अंडर अ माइक्रोस्कोप। अगेन यू विल नोट सम ऑर्गेनिज्म ग्रोइंग ऑन अगार प्लेट। अगेन आप देखोगे यहाँ पे क्या लिखा, पिक अ, कुछ डेवलप करने लग जाएगा। नाउ पिक अ स्मॉल पीस ऑफ दिस पेज। अब क्या करोगे, उस स्मॉल पेज को पिक करो, वहाँ से उठाओ एंड ऑब्जर्व इट अंडर अ माइक्रोस्कोप। आप उसको माइक्रोस्कोप में देखो। अगेन यू विल नोट सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म या सम ऑर्गेनिज्म ग्रोइंग ऑन अगार प्लेट। आपको लगेगा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म यहाँ पर ग्रो करने लग जाएगा। अबोव एक्टिविटीज पॉइंट टू वन कंक्लूजन दैट द वाटर, एयर एंड सॉइल। क्या बोल रही है? इन सारी एक्टिविटीज़ से कंक्लूजन निकलता है कि वाटर, एयर और सॉइल। सबसे पहली एक्टिविटी किसकी थी? वाटर की। पॉन्ड वाटर, रिवर वाटर बोला था मैंने, वहाँ से ले लो। सेकेंड एक्टिविटी किसकी थी? सेकेंड एक्टिविटी हमारी ये किसके बारे में थी? ये वाली, ये थी ब्रेड के बारे में, जो कि क्या है? तो तीनों एक्टिविटी से ये कंक्लूजन निकल जाता है, अबोव एक्टिविटी are full of living organism. These organism are very small or not visible to the naked eyes. मतलब ये कि इन एक्टिविटीज से ये प्रूव निकलता है कि हमारे एयर, वाटर और सॉइल तीनों में माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट रहते हैं। हम उनको निकाल के माइक्रोस्कोप में स्टडी कर सकते हैं। मैं इसका आगे का पार्ट नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करूँगी, आप इसके नोट्स बनाना। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम प्लास्टिक के बारे में पढ़ रहे थे। प्लास्टिक के प्रकार, थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के बारे में पढ़े थे। प्लास्टिक का उपयोग किस प्रकार लोकप्रिय हो रहा है उसके बारे में भी हमने पढ़ लिया। आज हम प्लास्टिक के कुछ अभिलक्षण गुण के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि प्लास्टिक के गुण कौन कौन से होते हैं। प्लास्टिक एक अभिक्रियाशील है ना, अनभिक्रियाशील। अनभिक्रियाशील यानी कि इसमें कोई क्रियाएं नहीं होती है। जिससे आपने लोहे वगैरह की कोई वस्तु देखी होगी, लोहे की धातु की जो वस्तु बनी होती है, जब यह नमी और वायु में खुला छोड़ देते, हम जानते हैं कि लोहा या कोई भी धातु जो हमें खुले में छोड़ देते हैं, हवा में छोड़ देते हैं, तो उसमें एक जंग लग जाता है। लेकिन यानी कि प्लास्टिक जल और वायु से अभिक्रिया नहीं करता है, उसमें कोई भी क्रियाएं नहीं होती। भले आप वायु को, आप प्लास्टिक को वायु या जल के साथ में संपर्क होने पर उसमें कोई भी क्रियाएं नहीं होती है, क्योंकि यह अनअभिक्रियाशील होता है। इसका उपयोग बहुत से रसायन सहित विभिन्न प्रकार के पदार्थों के संचयन के लिए किया जाता है। अगला है प्लास्टिक हल्का, प्रबल और चिरस्थायी होता है।
यानी कि प्लास्टिक जो होता है बहुत हल्का होता है, प्रबल होता है, चिरस्थायी होता है। आपने पूर्व काल में उपयोग में आने वाली बाल्टियों के बारे में अपने माता पिता या दादा दादी से चर्चा करो, है ना, बातचीत करो कि वे किस प्रकार के बर्तनों का उपयोग करते हैं, यानी कि किस प्रकार से बनी बाल्टियाँ, मग का उपयोग करते हैं और आज किस प्रकार की। तो आज हम देखते हैं कि प्लास्टिक का उपयोग अधिक होता है। क्यों? क्योंकि प्लास्टिक एक बहुत हल्का, प्रबल, चिरस्थायी और विभिन्न आकार और साइज में डाला जा सकता है। बहुत सारे आकार और बहुत सारे साइज के अंदर उसको डाला जा सकता है। अपेक्षाकृत यह सस्ता भी होता है ना, दूसरों धातुओं के बनिस्पत यह सस्ता होता है। प्लास्टिक धातुओं की अपेक्षा सस्ते होते हैं। यह उद्योगों, घरेलू कार्यों में व्यापक रूप से उपयोग में लिए जाने वाले विभिन्न प्रकार के प्लास्टिक पात्रों की सूची भी आप बनाकर पता लगा सकते हैं कि कौन कौन सी बर्तनों का उपयोग हम प्लास्टिक के किन किन कार्यों में प्लास्टिक का उपयोग कर रहे हैं। प्लास्टिक कूच अलग होता है, विद्युत का सूच अलग जिसके अंदर विद्युत प्रवाहित होती है, विद्युत का कूच अलग जिसमें विद्युत प्रवाहित नहीं होती। तो प्लास्टिक कूच अलग है, इसीलिए इसका उपयोग, है ना। प्लास्टिक ऊष्मा और विद्युत का कूच अलग है, इसलिए विद्युत के तार प्लास्टिक से ढके होते हैं, जैसा कि हमने पिछली क्लास के अंदर पढ़ा था। और खाना बनाने वाले पात्रों के हत्थे, यानी कि आपने कुकर वगैरह देखे होंगे तो उनके हत्थे भी प्लास्टिक के बने होते हैं। अच्छा, कौन से? थर्मोसेटिंग या प्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक या थर्मोसेटिंग? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, बेकेलाइट प्लास्टिक जो होता है, जो खाना बनाने के पात्र और स्विच वगैरह ने अपने पिछली क्लास में पढ़ा। अच्छा, उसके बाद में आपको और भी कुछ जानकारी है जो आप देखो। प्लास्टिक स्वास्थ्य देखभाल उद्योगों में व्यापक होता है। इनके उपयोग के कुछ उदाहरण, अब चिकित्सा क्षेत्र में भी इसका उपयोग देखो किस किस में। दवाई की गोलियां, टीकियों को पैक करने हेतु, घावों को सीने हेतु जो धागे का उपयोग होता है, सिरिंज, चिकित्सकों के दस्ताने, विविध प्रकार के चिकित्सक यंत्र, यानी कि इसका उपयोग चिकित्सा क्षेत्र में भी बहुत अधिक किया जाता है। माइक्रोवेव, आजकल लगभग हर घर के अंदर मिल जाता है माइक्रोवेव, ओवन वगैरह। अब ओवन जो होता है, माइक्रोवेव जो होता है, भोजन पकाने की एक विशिष्ट प्लास्टिक पात्र उपयोग के लिए होता है। माइक्रोवेव ओवन में ऊष्मा खाद्य पदार्थों को पका देती है, परंतु प्लास्टिक का पात्र को कोई प्रभावित नहीं करता। यह खाना बनाने के लिए किया जाता है, प्लास्टिक का बना होता है। टेफ्लॉन, टेफ्लॉन क्या चीज़ है? देखो आप, एक विशिष्ट प्लास्टिक है जिस पर तेल और जल चिपकता नहीं है। आपने देखा ना, आपके घर में फ्राई पैन होता है, उसके ऊपर जो परत होती है वो टेफ्लॉन की परत होती है। आप खाद्य पदार्थ बनाओ, कोई भी खाद्य पदार्थ उस पर नहीं चिपकेगा। यह भोजन पकाने के पात्रों पर न चिपकने वाली एक परत लगाने के लिए काम में आता है। टेफ्लॉन की परत होती है आपके फ्राई पैन पर। अब देखो, अग्निसहक प्लास्टिक, जैसा कि आपने थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के अंदर मेलामाइन पढ़ा ना, तो यह संश्लेषित रेशा आसानी से आग हम जानते हैं कि संश्लेषित रेशे आसानी से आग पकड़ लेते हैं। देखा ना आपने किचन के अंदर या प्रयोगशाला में संश्लेषित रेशों का उपयोग किया वस्त्र नहीं पहनना चाहिए, ताकि क्या आग लग जाए, शरीर पर चिपक जाता है, आग पकड़ लेती। फिर भी हम ये देखेंगे कि आग बुझाने वाले जो कर्मचारी के परिधान पर मेलामाइन प्लास्टिक की परत चढ़ी होती है, जो अग्निरोधक होती है। आग बुझाने वाले जो आदमी होते हैं वह एक प्रकार का पोशाक पहनते हैं, उस पोशाक यानी कि कपड़े के ऊपर भी मेलामाइन का लेप होता है, जिससे वह आग नहीं लगती है। ठीक है, आज हम इतना ही पढ़ेंगे। आप आज कॉपी के अंदर भी नोट कर लो कि प्लास्टिक के कौन कौन से गुण हैं। आपको प्लास्टिक के कौन कौन से गुण हैं कॉपी में भी नोट करने हैं और याद भी करना है। थैंक यू वेरी मच।